हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज ए क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर हम प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। प्रीलिम्स स्पेसिफिक होकर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। दिस इज 49th लेक्चर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि आपने नवंबर खत्म होने से पहले ही अभी तक 49 लेक्चर्स आप कर चुके हो। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स आप इसके अंदर कर चुके हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के जो कि स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, अब हमारा ये जो लेक्चर सीरीज होगा दैट विल बी मोर देन 100 लेक्चर्स। इस बार 100 लेक्चर्स, इसके अंदर हम कॉम्प्रहेंसिव कवरेज करेंगे, राइट। और अभी हमारे पास बहुत सारे टाइम बचा है, राइट। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर करंट अफेयर्स क्लास अगर एक दो दिन डिले हो जाती है, जैसे मैं आपको बता दूं, तो मंडे और ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, है ना। मंडे ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे को होगी नहीं होगी, आई विल लेट यू नो। पर मंडे और ट्यूसडे को तो क्लास नहीं होगी, राइट, है ना। इसके साथ साथ हम एक और सीरीज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक और सीरीज लेकर चल रहे हैं, दैट इज प्रीलिम्स इज कमिंग सीरीज। के अंदर स्टैटिक पोर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अभी पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो करे हुए हैं, तो उसके अंदर एमसीक्यूज के थ्रू आपकी पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, राइट। और दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी सबको ही देखेगा, बिकॉज नीड ऑफ अवर जो है ना, उसके हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, अभी ज़रूरत ये है कि आप स्टैटिक पोर्शन के अंदर एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो और एमसीक्यूज से कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, एमसीक्यूज करके फिर आप कॉन्सेप्ट समझो। उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाई गई है। वो सब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो आपको कभी समझ में नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसके अंदर समझाकर आपको बताया गया है। ठीक है, उसके अंदर रिवीजन भी होता है। जैसे कल के लेक्चर के अंदर मैंने पूरा अभी तक रिवीजन कराया था, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन, ठीक है, जिसके अंदर आपका 1773 एक्ट से लेकर, ठीक है, जितना एक्ट हुए थे उसके अंदर उस पूरा पूरा आपको रिवीजन करवाया था और एक बैकग्राउंड और एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। वो आप वीडियो देखो, आपको लगेगा भाई आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो इतना, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है उनका बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने से, राइट। इतना सारा आप फीस देते हो पर कुछ मतलब नहीं रहता है, राइट। तो क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, आप लोग भी समझते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द आवर फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला जो है हमारा दैट इज पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा कैनाल का ड्रॉट जो है ना, इसके अंदर ड्रॉट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर पानी की कमी है और पानी की कमी के कारण पूरा वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्यों भाई? पूरा वर्ल्ड ट्रेड, पनामा कैनाल के अंदर पानी नहीं है तो क्यों इफेक्ट होगा? और पनामा कैनाल है क्या सर, ये तो बता दो पहले। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सबसे पहले ये आप डायग्राम देखो। ठीक है, ये आप सॉरी मैप देखिए। इसके अंदर मान लीजिए किसी को सैन फ्रांसिस्को से मुझे जाना था न्यूयॉर्क सिटी, तो मुझे ऐसे पूरा घूम कर जाना पड़ता था। अगर मेरे को सी रूट लेना पड़े तो मैं ऐसे पूरा घूम के जाऊं, है ना। और ये घूम के जाऊंगा मैं, तो आप देखेंगे भाई दिस विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि इतना सारा किलोमीटर मेरे को चलना पड़ रहा है। ठीक है, 20,900 किलोमीटर चलना पड़ रहा है फिश में, सॉरी शिप के अंदर। और बीच बीच में तो मेरे को नींद भी आ जाती है। ठीक है, बीच में समुद्र के अंदर खतरा भी बहुत है, राइट। तो पहले लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इतना उनको किलोमीटर चलना पड़ता था, राइट। और एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ जाते थे ना, तो यहाँ पे गोल्ड प्रोड्यूस होता था सैन फ्रांसिस्को, और गोल्ड को न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचाना होता था। और गोल्ड को न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचाएंगे तो बीच में इतना सारा खतरा है, आप यहाँ पर देखें इतना सारा खतरा है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ से इसलिए नहीं जाते थे बिकॉज पहले रोडवेज जो था वो ठीक नहीं था। ठीक है, इसमें 6 महीने लग जाते थे, राइट। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर ऐसे जाएंगे तो 6 महीने के आसपास लग जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसलिए सी रूट को ही हमको देखना पड़ेगा, और सी रूट के अंदर 20,900 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो पहाड़ थे, ठीक है, यहाँ पर देखो ये बीच के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह बीच के अंदर अगर हम देखेंगे तो पूरा पूरा पहाड़ी एरिया है ना, ये पहाड़ी एरिया है। इसको हमने काटना शुरू करा, इसको काट कर हम जल्दी से शॉर्टकट बना देते हैं। पर पहाड़ को काटना बहुत मुश्किल है। अब हर कोई मांझी तो नहीं हो सकता, ठीक है, जिसने पहाड़ को तोड़ दिया था, राइट। ये तोड़ नहीं पाया इसको, उन्होंने सोचा भाई अब क्या करें, पहाड़ को तोड़ तोड़ के इनका हथौड़ा टूट गया पर पहाड़ नहीं टूटा। तो अब ये सोचेंगे कि भाई इतना लंबा तो नहीं जा सकते, और यही एक रूट है जिससे कि हम जा सकते हैं। पर यहाँ पे जो पहाड़ है, बीच में पहाड़, ये पहाड़ टूट नहीं पा रहे। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक क्या करा गया, एक ट्रिक अपनाई गई, ट्रिक जुगाड़, जैसे हम जुगाड़ अपनाते हैं ना करंट अफेयर्स को याद करने के लिए, वैसे इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी एक ट्रिक अपनाई। इन्होंने कहा भाई जाएंगे तो इसी रास्ते से, पर बीच में पहाड़ है, पहाड़ कट नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो हार्ड माउंटेन्स हैं। जाएंगे तो इधर से ही कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, इस शिप को यहाँ से निकाल कर फिर यहाँ पर लेकर जाना है, पर बीच में पहाड़ है। तो हम क्या करें? उन्होंने कहा कि यार एक काम कर सकते हैं, ठीक है, एक हम ऐसा करते हैं, ये पहाड़ है, ठीक है, इसके अंदर हमको जाना है, जैसे इस पहाड़ के अंदर, पहाड़ के ऊपर हमको ऐसे जाना है, ऐसे तो शिप जाएगा नहीं। तो ये पानी जो है ना, इसको पानी को थोड़ा ऊपर कर दें, है ना। पानी को ऊपर कर दें, मान लीजिए ऐसा पानी इकट्ठा करके यहाँ पे पानी भर दे, तो शिप अपने आप ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे मान लो शिप खड़ा है, शिप को यहाँ जाना है, ठीक है। अब शिप देखो यहाँ पर, ये समझो
यहाँ पे शिप खड़ा है कि भैया मेरे को इधर जाना है, मेरे को उधर पहुंचा दो, पर यहाँ पे पहाड़ है। तो हम इस शिप के अंदर अगर यहाँ पर पानी भर दें बहुत सारा, तो ये शिप अपने आप ऊपर चल जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी इस लेवल तक आ गया, ठीक है, तो शिप आराम से ऊपर चला गया, राइट। पानी इस लेवल तक आ गया तो और ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है? तो पानी इस लेवल तक आता है और फिर यहाँ तक जाएगा, और फिर यहाँ पर पानी कम कर दे तो शिप उतर जाएगा। अरे सर ये कैसा जुगाड़ है? यही जुगाड़ है जिसको अपन पनामा कैनाल कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखो, ये शिप को इधर डाला, यहाँ पे भर दिया, फिर ये देखो, अब ऊपर चल भाई, ऊपर चल दिया, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से और फ्लो हो गया, अब देखो आराम से निकल गया। अब नीचे उतरना होगा जब शिप को, तब इस तरह से उतर जाएंगे। है ना भाई जुगाड़? दैट इज नोन एज पनामा कैनाल। ऐसे ही थोड़ी ना है, दिमाग लगाकर बनाया हुआ पैनल। अब ये सब चीजें तब तक ठीक है जब तक तुम्हारे पास पानी है। एक बार तुम्हारे पास पानी खत्म हो गया तो फिर चला लो शिप को, शिप बेचारा यहीं खड़ा रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी ये दिक्कत आ रही है कि पनामा कैनाल के अंदर, आप यहां पर समझो, पनामा कैनाल के अंदर ये दिक्कत आ रही है कि ड्रॉट की कंडीशंस इज वेरी वेरी हाई। तो दैट्स वाई ये एक तरह से क्या है, ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। अब लोगों को कैसे घूम कर जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से घूम के यूं जाना पड़ेगा, राइट। इस तरह से घूम के जाना पड़ेगा, और उसमें इतना सारा, अगर आप देखेंगे इतना सारा किलोमीटर इनको चलना पड़ेगा, तो इतना शॉर्ट डिस्टेंस जो था, ठीक है, वो घटकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट है ना, यहाँ से बहुत सारे व्हीकल्स जो, वो बहुत सारे शिप्स जो होते हैं वो निकलते हैं, राइट। क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से छोटा सा रास्ता हो गया ना, राइट। तो अब यहाँ पर ये इसलिए न्यूज़ के अंदर रहता है, कभी ड्रॉट होता है, कभी यहाँ पर शिप फंस जाता है, बहुत ही नैरो सा कॉरिडोर है, कभी यहाँ पे शिप फंस गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, जाम हो जाता है, जाम लग जाता है इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, शिपिंग डिस्ट्रप्शंस अकर्ड इन ए ड्रॉट हिट पनामा कैनाल। पनामा कैनाल इज ए कंस्ट्रक्टेड वाटरवे दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ये सबसे पहले समझो तुम। ये भाई साहब पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और ये है अटलांटिक ओशन। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता हुआ जो कैनाल है दैट इज नोन एज पनामा कैनाल। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यहाँ पर समझ में आ रहा है? ठीक है। पनामा कैनाल क्या है, एक तरह से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता हुआ एक कैनाल है। इट इनेबल्स शिप टू अवॉइड द लेंदी हजार्डस वोएजेस अराउंड द केप ऑफ केप हॉर्न एट द सदर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है, ऐसे घूम घूम के नहीं जाए, ठीक है, डायरेक्टली इसी तरह से यहाँ से चल जाए, राइट। तो पनामा कैनाल कनेक्ट्स 20,000 पोर्ट्स, वो सॉरी 2,000 पोर्ट्स इन 170 कंट्री। 170 कंट्री के 2,000 पोर्ट्स को कनेक्ट करता है। सोच कर देखो ये वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और पनामा इज इस्थुमस कनेक्टिंग नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। एक इस्थुमस है, इस्थुमस का मतलब क्या है, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, राइट। क्योंकि उसके अंदर पानी तो हमने जुगाड़ करके बढ़ा है, उसको काटा तो नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो है तो ये लैंड का टुकड़ा ही है ना। इसके बीच में से कहीं से अपन निकल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं इस्थुमस, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू लार्ज लार्ज लैंड मास। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये दो लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट करता हुआ और सेपरेटेड बाय द बॉडी, ओशन बॉडी। ठीक है, तो स्थुमस जो होता है उसको हम इस्थुमस जो होता है उसको हम ऐसे बोलते हैं, एक ऐसा नैरो लैंड मास जो कि दो बड़े लैंड मासों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्थूमस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे पनामा कैनाल इज स्थूमस इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्ज लैंड मासेस एंड सेपरेट टू बॉडीज ऑफ द वाटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक तो ये याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, और एक अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, राइट। और ये कैसे बना है, इसका एक वर्किंग अपन को याद रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नथिंग इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट, यही हमको इसके अंदर देखना है। नेक्स्ट इज फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कंट्रोल कॉरिडोर अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज देखिए, इजराइल हैज मेड कंट्रोल ऑफ द फिलाडेल्फी कॉरिडोर ए कंडीशन इन सीज फायर नेगोशिएशन बिटवीन द इजराइल एंड हमास। पूरे उस कॉरिडोर के ऊपर इजराइल ने अब अपना कंट्रोल बना लिया। ये कॉरिडोर क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। मैंने आपको बताया था रफा क्रॉसिंग, ठीक है, एक रफा क्रॉसिंग मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर से देखो पूरा ये गाजा स्ट्रिप, ये देखो ये इजराइल है और ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, और ये गाजा स्ट्रिप पूरा का पूरा इधर देखेंगे समंदर है, ठीक है, और इधर लैंड मास है। पर इधर पूरा का पूरा ये खुला हुआ नहीं है, राइट। कुछ पॉइंट्स हैं जहां से ही लोग या फिर गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक रफा क्रॉसिंग है, ठीक है, रफा क्रॉसिंग के अंदर से ही लोग बाग इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, बाकी हर जगह से नहीं हो सकते। इसी तरह से और भी क्रॉसिंग से मैंने आपको सारी क्रॉसिंग्स के बारे में बताया था जब रफा क्रॉसिंग पड़ी थी तो, राइट। अब देखो, फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है, ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है, आ रहा ऑरेंज कलर से, तो ये जो पूरा कॉरिडोर है दैट इज नोन एज फिलाडेल्फी कॉरिडोर, राइट। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे अभी किसके ऊपर किसका हो गया है, एक तरह से कंट्रोल हो गया इजराइल का। इजराइल पूरा का पूरा इसको कंट्रोल कर रहा है, और इजराइल ने ये रफा क्रॉसिंग है ना वो बंद कर रखी है अभी, राइट।
यहाँ से लोग बाग नहीं जा सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी बताओ दिस इज क्लियर और नॉट। तो आपसे पूछा जा सकता है रफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ था। एक आपसे पूछा जा सकता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये कहाँ है। तो गाजा स्ट्रिप के अंदर अगर हम देखेंगे तो साउथ साइड के अंदर गाजा स्ट्रिप में है, और इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच के अंदर का कॉरिडोर जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये है जो न्यूज के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इट इज रिबन ऑफ लैंड, मतलब छोटा सा एक तरह से रिबन जैसा लैंड का टुकड़ा है ना। 9 माइल्स मतलब 14 किलोमीटर इन द लेंथ, एंड 100 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड है, सिर्फ 100 मीटर ही वाइड है। ठीक है, आप देखिए 0.1 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे, और ये जो लंबा है वो 14 किलोमीटर तक लंबा है। राइट, एक तरह का इस तरह का स्ट्रिप ऑफ लैंड है, एक तरह से रिबन ऑफ लैंड है, that is known as what, Philadelphia corridor. It was designated a demilitarized border zone after the withdrawal of the Israeli settlements and troops from the Gaza in the 2005। 2005 के अंदर इसको demilitarized border zone इसके अंदर बोल दिया गया था। राइट, इट रन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू कैरम शैलोम क्रॉसिंग विद द इजराइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आफ्टर इजरायली विद्रॉल इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इजिप्ट एंड पैलेस्टीन अथॉरिटी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट अभी फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर इजिप्ट इसराइल ने वापस से यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर अपना कंट्रोल बना लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिलाडेल्फी कॉरिडोर इज क्लियर सभी बच्चों को। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना समझते हैं नॉन काइनेटिक वारफेयर। नॉन काइनेटिक वारफेयर क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखिए अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डिफेंस के ऊपर जो है विल स्टडी, वो स्टडी करेगी, ऐसे कहा उसने, ये इंडियाज प्रिपेयरनेस टू डील विद द नॉन काइनेटिक वारफेयर अबाउट द नॉन काइनेटिक और हाइब्रिड वारफेयर। ठीक है, कि इसके बारे में कि भारत की क्या प्रिपेयरनेस है नॉन काइनेटिक वारफेयर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर एक तरह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक स्टडी करी है। तो क्या होता है नॉन काइनेटिक वारफेयर, ये हम इसके अंदर समझते हैं। मान लीजिए हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है ना, किसी देश से, पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है, तो हम उसको तोपों से मार देंगे। ठीक है ना, हमारे सैनिक यहाँ पर घुस के हो सकता है कि एक तरह सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, इन लोगों को मार कर आ जाए, इस तरह से। ये सब चीजें जो होती है ना, जो दिखता है अपन को कि हाँ युद्ध हो रहा है इस तरह से, राइट, दैट इज नोन एज काइनेटिक वारफेयर। उसको काइनेटिक वारफेयर बोलते हैं। इसके अंदर हम दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं, वहां पर लड़ते भी हैं, हमारे सोल्जर्स जाते हैं, हम ड्रोन से अटैक कर देते हैं मान लीजिए, या फिर हम एक तरह से क्या है कि जाकर मिसाइल छोड़ दी, राइट, हमने उनके गोलियों से मार दिया उनके लोगों को, दैट इज नोन एज काइनेटिक वारफेयर, जो कि ट्रेडिशनल वारफेयर होता है। भाई एक और तरह का वारफेयर है कि भाई जो दिमाग लगाता है ना, वो ऐसे लड़ने नहीं जाएगा आज के जमाने में कि वहां पर जाके लड़कर आ गया। वो क्या करेगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हमको वार करना है, तो पाकिस्तान को हमने क्या करा, एक तरह से इसमें फेक न्यूज फैला दी, फेक न्यूज फैला दी, फाल्स प्रोपोगंडा फैला दिया, राइट, और अपने आप ये बिफर के टूट गया। इसमें पैसा भी कम लगा, हमारे लोग भी नहीं मरे। ठीक है, या फिर हमने इसके ऊपर साइबर अटैक कर दिया, अगर इसके कोई साइबर होगा इसके ऊपर तो हम साइबर अटैक कर सकते हैं, राइट। या फिर हमने इसको साइकोलॉजिकली बहुत तोड़ दिया, या फिर है ना कि, तो आज के जमाने में लड़ना क्यों लड़ना है, ठीक है, हम साइकोलॉजिकल तोड़ेंगे ना इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इसको डिप्लोमेटिक इफर्ट्स करके, जैसे हमने पाकिस्तान को एक तरह से क्या कर दिया, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, जो हमने करा भी था, राइट। तो ये सब चीजें करके इसकी इकोनॉमी खराब कर दी दूर बैठे बैठे, इसके अंदर किसी तरह से साइबर अटैक करवा दिया, राइट। ये सब चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पूरा का पूरा पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं, बिना एक सैनिक के मरे, बिना एक गोली चलाए। दैट वारफेयर, ये भी एक तरह से वारफेयर है, दैट इज नोन एज नॉन काइनेटिक वारफेयर। ये नॉन काइनेटिक वारफेयर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो इट इज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द यूजुअल military tactics and involves electronic warfare, cyber information, psychological and economic, and may include non-military stakeholders as well. It may be deadlier than the traditional method, कभी कभार तो ये deadlier होता है। ठीक है, यहाँ पर वार जीता जा सकता है विदाउट एक बुलेट फायर करे हुए भी वार को जीता जा सकता है नॉन काइनेटिक के अंदर। जैसे साइबर वारफेयर हो गया, भाई हमने हैक कर लिए गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम को, या इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन प्रोपोगंडा ये सब चीजें फैला दी। साइकोलॉजिकल वारफेयर की, साइकोलॉजिकल वारफेयर का मतलब क्या, अंडरमाइनिंग मोरल और विल ऑफ द एनिमी थ्रू द फियर कंफ्यूजन और डिवीजन। ठीक है ना, रूमर्स फैला दिए, लिवरेजिंग सोशल मीडिया टू डोमोलराइज डिमोलराइज डिमोरलाइज द पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमिक वारफेयर, डिप्लोमेटिक वारफेयर, ये सब चीजें कर करके हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंट्री को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स के बारे में। उड़ीसा के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स अभी मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिले हैं, जैसे उड़ीसा के अंदर मिला है, अरुणाचल प्रदेश को, वेस्ट बंगाल को, जम्मू एंड कश्मीर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। इससे ये पता चलता है कि प्रोडक्ट कहाँ बनता है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, उसको सर्टिफिकेशन मिलता है, जीआई सर्टिफिकेशन, और उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। अभी उड़ीसा के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को मिला है
तीन चार प्रोडक्ट्स को, ठीक है। हम तीन प्रोडक्ट्स आप यहाँ आज यहाँ पर इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले है कपड़ागंधा शॉल। कपड़ागंधा शॉल आप इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं, राइट। ये एक शॉल है, दैट इज नोन एज कपड़ागंधा शॉल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इट इज एम्ब्रॉयडेड ऑन द ऑफ व्हाइट कोर्स क्लोथ विद द रेड, येलो एंड द ग्रीन कलर थ्रेड। देखो यहाँ पर रेड थ्रेड दिख रहा है आपको इसके अंदर, येलो थ्रेड दिख रहा है और ग्रीन कलर का थ्रेड दिख रहा है। इन तीनों का कोई सिग्निफिकेंस है साहब। ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन कलर का ये थ्रेड जो है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट माउंटेन्स, ठीक है। येलो स्टैंड फॉर पीस, समझ में आ रहा है, येलो स्टैंड फॉर पीस। एंड रेड जो है दैट इज सिंबल ऑफ ब्लड, वो ब्लड का सिंबल है। तो रेड कलर से, ग्रीन कलर से, और येलो कलर से ये इसके अंदर इस तरह से शॉल बनाते हैं, राइट। और हर कलर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे यहाँ पे हिल्स बना रखे हैं इस तरह से, है ना, यहाँ पे इस तरह से बना रखे हैं, राइट। ट्राइंगल्स की फॉर्म के अंदर, बहुत सारे ट्राइंगल्स की फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इसके अंदर है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये शॉल बनता है। तो इस शॉल का यहाँ पर देखो, कपड़ा गंध शॉल। कपड़ा गंध शॉल का मतलब क्या है? गंध का मतलब होता है सुगंध, ठीक है, जैसे सुगंध होता है, ठीक है। कपड़ा का मतलब कपड़ा, जिस कपड़े से सुगंध है, राइट। इस तरह से आप समझ रहे हैं। So I hope this is clear to everyone. The motifs in the shawls are mostly lines and the triangles, believed to be a reflection of the importance of the mountains for the community. Community के लिए mountains की क्या importance है, ये इसके अंदर समझते हैं. The shawl is worn by the both men and the women, and Dongariyas gift it to their family members as a token of the love and affection. Love और affection के token को सोचकर, मतलब को सोचते हुए इनको देते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, ये यहाँ पर देते हैं. woven and embroidered by the women of the डोंगरिया कोंड ट्राइब. डोंगरिया कोंड ट्राइब्स को की वीमेंस जो थी इसको एम्ब्रॉयडरी करती है. ए पर्टिकुलर वेलनेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन द नियामगिरी हिल्स इन उड़ीसा, रायागंदा एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है. द शॉल रिफ्लेक्ट द रिच ट्राइबल हेरिटेज ऑफ द डोंगरिया कोंडा, ठीक है. डोंगरिया कोंडा का रिच जो हेरिटेज है उसको एक तरह से क्या करता है, ये इसको एक तरह से बताता है, राइट. I hope this is clear to everyone. तो यहाँ पर देखो, what we know is that Kapdaganda was worn by the community members during their visit to the Jaipur King's Court for providing vegetables, fruits and other things collected from the forest by them. ठीक है, तो वो ऐसे कपड़े, ये कपड़े पहनकर जाते थे, है ना, कपड़गंधा शॉल ओढ़कर फिर जाते थे जयपुर किंग जो होता है, जयपुर किंग के कोर्ट के ऊपर, जब उसको वेजिटेबल फ्रूट्स या फिर कोई और चीज देने की बारी आती थी. द प्रैक्टिस ऑफ दिस यूजिंग द कपड़गंध शॉल by the Dongariyas started during the period of King Vikram Dev of Jaipur in mid 17th century. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह से इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस शॉल का, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट इज धेन कनाल मगजी, ठीक है. धेन कनाल मगजी एक तरह से यहाँ पे एक स्वीट की तरह है, ठीक है, मिठाई है भाई यहाँ का, ठीक है. तो ये किससे बनती है? फ्रॉम द चीज, फ्रॉम द बफेलो मिल्क. बफेलो मिल्क के चीज से ये बनती है. जैसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये रसगुल्ला टाइप का होता होगा, है ना, मीठा और चाशनी वाशनी डालकर, ठीक है, चीज से बना रखा है, राइट. विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म ऑफ अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर, शेप एंड साइज. इट हैज ऑल्सो यूनिक न्यूट्रिशन वैल्यू. अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर चीज बेस्ड स्वीट्स, ठीक है. इसकी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है. द रीजन वॉज हिंटरलैंड ऑफ द बफेलो मिल्क प्रोडक्शन. बहुत सारा बफेलो मिल्क प्रोडक्शन होता था, तो उन्होंने सोचा अब इतना सारा मिल्क हो रहा है, इसको क्या करें, तो इसका चीज बनाकर मिठाई बना देते हैं, दैट इज नोन एज देन कनाल मागजी, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, एंड चीज वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस आफ्टर द मिल्क और कर्ड. मिल्क कर्ड के बाद चीज ही यहाँ पर होता है, तो चीज को उन्होंने बनाकर एक मिठाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. मंदर सदांगी एरिया ऑफ द गोंडिया ब्लॉक इज बिलीव टू बी द सेंटर ओरिजिन ऑफ द स्वीट स्टफ, ठीक है, विच हैज बीन स्प्रेड टू द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. द स्वीट इज प्रिपेयर बाय ड्रेनिंग मॉइस्चर फ्रॉम दिस चीज एंड देन फ्राइंग इट, फाइनली फॉर्मिंग बॉल्स फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक आप इसके अंदर समझ रहे हैं. फिर एक यहाँ पर एक पेंटिंग है, दैट इज नोन एज लंजिया सोरा पेंटिंग, ठीक है. लंजिया सोरा पेंटिंग ये भी उड़ीसा के अंदर ही है, ठीक है. ये सारे के सारे उड़ीसा के अंदर है. तो आप याद कर लोगे ना भाई, देखो उड़ीसा के अंदर याद करना है इसको, तो कपड़े गंद शॉल, मतलब उड़ीसा मतलब और सा, ठीक है. तो ऐसा कपड़ा जो कि गंदा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा और सा अपन मान ले, तो कपड़े गंदा शॉल, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो और सा हो गया ये. इसी तरह से देन कनाल मैगजी. मैगजी ऐसी मैगी, है ना, ऐसे समझो, ऐसी मैगी और सी हो गई ना, जो कि मीठी है, जो मैगी जैसी नहीं दिखती है, जो रसगुल्ले जैसी दिखती है, राइट. तो ये याद हो जाएगा, जो और सी है, मतलब और सी मतलब उड़ीसा से याद करें, है ना. ये अभी मैं आपके सामने ट्रिक बना रहा हूँ, राइट. इसी तरह से लांजी सोरा पेंटिंग. लांजिया सोरा पेंटिंग, अब इसका आप बनाओ भाई. लांजिया सोरा पेंटिंग कैसे और सा लग रहा है, और सा से अपन उड़ीसा याद कर लेंगे, राइट. दिस पेंटिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ द एक्सटीरियर मुरल्स, ठीक है.
पेंटेड ऑन द मड वॉल ऑफ द होम। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर क्या होता है, गांव के अंदर ऐसे पेंट और ये सब चीजें नहीं करते हैं। मड जो होता है, जो गोबर होता है, उसको लेप देते हैं, है ना। गाय का गोबर, या फिर उसको होता है ना वो, एक तरह से आपने झोपड़ियां देखी होंगी, उसके अंदर वो कर देते हैं। तो उसके ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती है, दैट इज नोन एज लांजी सौरा पेंटिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो रायागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीवीटीजी जो होती है, लांजी सौरा नाम की कम्युनिटी इसको बनाती है, राइट। दीज पेंटिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सटीरियर murals painted on the mud walls of the homes. White painting figures over the crimson maroon बैकग्राउंड। देखिए मरून बैकग्राउंड है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की पेंटिंग यहाँ पर इस तरह से बनाई जा रही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Painting are rich in the symbolic representation, often depicting natures, human figures, animals and daily activities। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ह्यूमन फिगर्स यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स देख रहे हैं, डेली एक्टिविटी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग लेकर जा रहे हैं पानी, ये लोग ऐसे डांस वांस कर रहे होंगे, राइट। इस तरह की क्या होती है, इस तरह की एक्टिविटीज जो होती है, खाना बनाना और ये सारी एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो पेंटर होता है उसको अपन बोलते हैं चित्रकार, ठीक है। दिस पेंटिंग जो होता है उसको इडिटल और इकॉन्स पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इनको इकॉन और इडिटल इसको पेंटिंग को बोलते हैं, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। और इसको कलाकार बोलते हैं, कम्युनिटी प्रिस्ट ऑल्सो नोन एज, ड्रॉन बाय द कम्युनिटी प्रिस्ट ऑल्सो नोन एज चित्रकार, ठीक है। द कलाकार नहीं चित्रकार बोलते हैं, राइट। द आर्ट रिलाइज हेविली ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप लाइक ट्राइंगल सर्कल्स, है ना, इसमें भी इस तरह से होता है। ट्रेडिशनली नेचुरल डाइज मेड फ्रॉम द प्लांट्स एनिमल्स, well, plants minerals are used for creating these artworks. The painting usually do not leave any space unfilled। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सारी स्पेस जो है वो फिल्ड है ना, कोई भी ऐसी स्पेस ज्यादा ज्यादा बची हुई नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ होता है तो यहाँ पर देखो सब कुछ भरा भरा सा लग रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि बस एक पेंटिंग के अंदर खाली ज्यादा है, ठीक है, इसमें भरा ज्यादा रहता है, राइट। नेक्स्ट इज कोरापुट काला जीरा राइस। कोरापुट काला जीरा राइस, इसको प्रिंस ऑफ राइस भी बोलते हैं। ये एक तरह से आपने जीरा देखा है, जीरा, ठीक है, जो सब्जी में डालते हैं छोंक लगाते वक्त, ठीक है, जीरा राई, राइट। तो जीरा होता है वो बहुत छोटा सा होता है ना, और ये जो है ना, ये राइस वो भी बहुत छोटा होता है, इसकी जो फ्लेक्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर इसको प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। ये ब्लैक कलर का राइस की वैरायटी है, ठीक है, बट ये न्यूट्रिशियस बहुत होता है। नॉर्मल अगर राइस देखेंगे ना आप, तो राइस भाई इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट है, खाओगे तो मोटापा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी रात को चावल खाए थे, अभी तक मतलब ऐसा लग रहा है भारी भारी सा, कुछ खाया ही नहीं गया अभी, राइट। सुबह के कितने बज गए, 10:30 हो रहे हैं, राइट। तो अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशन वैल्यू ये बहुत अच्छी होती है इसकी, कोरापुट काला जीरा राइस की, ठीक है। ट्राइबल फार्मर्स ऑफ कोरापुट रीजन हैव प्रिजर्व द राइस वैरायटी फॉर अराउंड 1000 ईयर। 1000 साल तक उन्होंने इसको राइस की वैरायटी को कर रखा है, राइट। द ग्रेन्स आर स्मॉल स्लेंडर, ग्रेन्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, स्लेंडर, रिजेंबलिंग क्यूमिन सीड, ठीक है, जैसे कि जीरा की सीड्स होते हैं वो। इट इज नॉट जस्ट ए स्टेपल क्रॉप but also a significant part of the local culture and livelihood for the tribal farmers in the Koraput region, ठीक है। The ancient text explain that the Kala Jeera rice improves memory and control diabetes. It is believed to increase hemoglobin, hemoglobin बढ़ेगा, ठीक है, and body metabolism, ये इसके अंदर बढ़ाते हैं। This fragrant grain has anti-spasmodic, stomach carminative and antibacterial, एस्ट्रिंजेंट एंड सीडेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, तो मतलब डिजीज के अंदर ही काम आता है, राइट, है ना। स्टोमक का भी प्रॉब्लम हो जाए, है एंटी स्पास्मोडिक, ठीक है, एंटी डेप्रिशिएंट जो होता है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। इस तरह से इसके राइस जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो बच्चों आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सबको समझ में आ गया होगा, राइट। मैं जाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि शंकर आईएएस जो है, ठीक है, वो एक ऐसी बुक है जिसको, जो कि एक बहुत ही फाउंडेशनल बुक है यूपीएससी सीसी की प्रिपरेशन के अंदर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न फ्रॉम द शंकर आईएएस अबाउट द एनवायरनमेंट, है ना। आपने पढ़ के देख ली होगी, बहुत ही टिपिकल सी बुक है, राइट। इसी तरह से बहुत सारी एनसीईआरटीज हैं, कम से कम 3-4 एनसीईआरटीज है जो एनसीईआरटीज एनवायरनमेंट के अंदर आपको पढ़नी चाहिए, राइट। इसके अलावा बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर। कुछ इकोनॉमिक सर्वे में भी सोर्स आता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में क्लाइमेट चेंज नाम से एक टॉपिक होता है, राइट, क्लाइमेट चेंज नाम से, राइट। तो उसके अंदर एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन सब में से और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, इन सब में से एक्सट्रैक्ट करके, है ना, एक्सट्रैक्ट करके हम आपको एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं,
एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, जिसका फीस बहुत ही कम है अगर आप क्वालिटी देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, पहले कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करवाएंगे, ठीक है, उसके डिजिटल नोट्स आपको देंगे, ठीक है, फिर डेली एमसीक्यू सॉल्विंग शीट जिसके अंदर मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको डेली के सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, फिर स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, हर वीक के अंदर एक टेस्ट सीरीज होगी, राइट, फिर डेली टेस्ट सीरीज जो होंगे वो जैसे एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर डेली टेस्ट सीरीज विल बी देयर, राइट, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड एनसीईआरटी विल बी कवर्ड, लिमिटेड सीट्स का ये बैच है जिसके अंदर हम मिनिमम और मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट्स रखेंगे, कम से कम हमारे पास 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अभी 7 स्टूडेंट्स ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया, कल या परसों मैंने अनाउंस करा था इसको, और 7 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करा दिया। तो सीट्स अभी भी बची हैं, 13 सीट्स बची हैं। 5 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट होगा, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी इसके अंदर जल्दी से एडमिशन करा लो। वंस इट इज़ कंप्लीटेड, जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं उसके अंदर तो एडमिशन नहीं होते, पर इसके अंदर भारी मात्रा में एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से आप इसके अंदर करा दो। वंस इट 20 सीट से ज़्यादा होगी तो हम नहीं लेंगे आप लोगों को, ठीक है, फिर हम बाद में ये मत कहिएगा सर दिया नहीं है, ठीक है। तो अभी 7 स्टूडेंट्स ने आई होप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया है। ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पहले एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए 50% ऑफ इज देयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।